अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है आपके सामने, जिसका عنوان है कहानी आधी आधी। मसर साहब बच्चों के लिए कहानियाँ लिखा करते थे। एक शाम वो किसी सोच में गुम अपनी मेज़ पर बैठे थे। आज इन्हें ख़ास नंबर के लिए कहानी लिखनी थी। वो देर तक सोचते रहे, मगर जहन में कोई अच्छा खाका नहीं आ सका। जब ऐसा होता तो वो पहले कोई दिलचस्प सा तस्वुर कायम कर लेते। इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। आज भी इन्होंने ऐसा ही किया। सफ़ेद कागज़ निकाला और पेंसिल तराशी और खिड़की से बाहर नज़र दौड़ाई, जहाँ नीम के दरख्त पर चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। इनका जहन किसी खाके की तलाश में भटक रहा था। अचानक इन्हें ख्याल आया, क्यों ना बहरी कज़ाकों पर कहानी लिखी जाए। इत्तफाक से इन्होंने पहले इस तरह की कहानी नहीं लिखी थी। इनका हाथ कागज़ पर चलने लगा। जल्द ही एक बागबानी कश्ती का खाका कागज़ पर उभर आया। फिर इन्होंने 3 बहरी कज़ाक बनाए। इनके हुलिये बहुत ही अजीबोगरीब और चेहरे खौफनाक थे। फिर कुछ सोचकर कश्ती के एक तरफ लोहे का एक पिंजरा बनाया और इसमें शेर की सूरत उभार दी। फिर वो आगे बढ़े और सुनहरी बालों वाला तकरीबन 2 साल का एक खूबसूरत बच्चा भी एक तरफ बिठा दिया। फिर फौरन ख्याल आया, भला खौफनाक कज़ाकों के साथ इतने मासूम बच्चे का क्या काम, ये मैंने गलत बना दिया है। वो इसे मिटाने लगे थे कि उनके अंदर के तख्लीक़कार ने कहा, इसे मत मिटाओ। अगर तुम्हें मुनफरिद कहानी लिखनी है तो इसे कहानी में शामिल कर लो। मगर बहरी कज़ाक अपने साथ बच्चों को लेकर नहीं घूमते। मज़र साहब बोले, क्यों, क्या कज़ाक इंसान नहीं होते? इनके साथ बच्चे नहीं हो सकते? तख्लीक़कार ने कहा। मज़र साहब ने घबराकर सर हिलाया और बोले, इस पर कहानी लिखना बहुत ही मुश्किल होगा। तो नए दौर और नए मुश्किल खाकों से ही तो मुनफरिद कहानियाँ तख्लीक होती हैं, तख्लीक़कार बोला। आखिर मज़र साहब ने इसे जूं का तू रहने दिया। फिर इन्होंने कहानी का ताना बाना बुनना शुरू किया और 3 किरदार तराशे जो बचपन के दोस्त थे। वो समंदर के किनारे एक बस्ती में रहते थे और बुनियादी तौर पर माहीगीर थे। इनमें एक लिख पढ़ सकता था। इनके दिल में लालच पैदा हो गया तो इन्होंने बहरी मुसाफिरों को लूटना शुरू कर दिया। वो समुंदर में दूर तक निकल जाते और आने जाने वाली कश्तियों को लूटते। इन्होंने अपनी बस्ती भी छोड़ दी थी और एक गैर आबाद जजीरे पर रहना शुरू कर दिया था। और उनकी वहाँ पर खुफिया पनाहगाह थी, जहाँ वो लूट का माल जमा करते और जब थक जाते तो कुछ दिन आराम करते। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन सफ़र करते हुए वो दूर एक जंगल के किनारे जा निकले। इन्हें भूख लग रही थी। इन्होंने सोचा, चलो जंगल में फल तोड़ते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। वो जंगल में दाखिल हुए तो इन्हें वहाँ एक शेर का बच्चा अकेला घूमता हुआ मिल गया। शायद उसकी माँ शिकार के लिए दूर निकल गई थी। उन्होंने बच्चे को पकड़ा और अपनी कश्ती में ले आए। इनका ख्याल था कि इसे बेचकर कुछ रकम हासिल कर लेंगे, मगर इन्हें कोई गाहक नहीं मिला। इस दौरान शेर का बच्चा भी इनसे मायूस हो गया था। वो इसके साथ खूब खेलते। इन्होंने एक पिंजरा ले लिया था और वो इनके पास पलता रहा। दिन गुजरते रहे। एक दिन इन्होंने छोटी सी जहाज नुमा एक कश्ती देखी। इस पर कुछ लोग नज़र आ रहे थे। ऐसा लगता था कि वो तफरीह के लिए निकले हैं। वो तीनों कश्ती के करीब चले गए और हवाई फायरिंग करते हुए कश्ती में कूद गए। फिर इसमें मौजूद लोगों पर काबू पाकर इन्हें बांध दिया। वहाँ इन्हें ज़्यादा रकम तो नहीं मिली। इन्होंने बस जेब से नकदी, घड़ियाँ और औरतों के जेवरात उतार लिए। फिर वो कश्ती के कैबिन में गए, जहाँ उन्होंने एक बच्चे को बिस्तर पर सोते देखा। इन्होंने फैसला किया कि बच्चे को अपने साथ ले चलते हैं। इसके बदले तावान हासिल कर लेंगे। मगर अपने ठिकाने पहुंचकर इन्हें याद आया कि हम इन लोगों का नाम पता तो जानते ही नहीं।
اس پر وہ بہت ہنسے اور دوسرے کا مذاق اڑاتے ہوئے پھر وہ سوچنے لگے کہ بچے کا کیا کریں۔ بچہ 2 سال کا تھا۔ وہ کئی دنوں تک سوچتے رہے مگر کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا۔ مظہر صاحب ابھی یہاں تک لکھ پائے تھے کہ انہیں کوئی کام یاد آ گیا اور وہ اٹھ گئے۔ کئی دن گزر گئے، انہیں کام سے فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد انہوں نے پھر وہ کہانی نکالی اور اس پر کام شروع کر دیا۔ جہاں تک لکھ چکے تھے پہلے انہوں نے وہاں تک پورا پڑھا، پھر سوچ میں ڈوب گئے مگر کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے آہ بھری اور بڑبڑائے، اس بچے کے ساتھ یہ کہانی آخر کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ وہ اگلے کئی دن تک کہانی کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ آخر انہوں نے وہ مسودہ ایک طرف ڈال دیا اور خاص نمبر کے لیے دوسری کہانی لکھنے بیٹھ گئے۔ جلد ہی انہوں نے وہ کہانی مکمل کر لی اور 1-2 دنوں بعد رسالے کو بھیج دی۔ وقت گزرتا رہا، وہ اپنے دیگر کام کرنے کے ساتھ ساتھ کہانیاں بھی لکھتے رہے۔ ایک دن جب وہ اپنی میز پر کوئی کاغذ ڈھونڈ رہے تھے تو قزاقوں کی کہانی کا مسودہ ان کے سامنے آ گیا۔ انہیں خیال آیا کہ انہیں اس مسودے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ وہ عموماً پورا خاکہ ذہن میں آنے کے بعد لکھنا شروع کرتے تھے مگر جلدی میں وہ اس کہانی کو یوں ہی شروع کر بیٹھے تھے۔ وہ مسودہ پھاڑنے ہی والے تھے کہ ان کے اندر کے تخلیق کار نے کہا، تمہیں 1 ہفتہ اور دیکھ لینا چاہیے۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے پھر بولے، ٹھیک ہے، اگر 1 ہفتے کے درمیان کچھ سمجھ آیا تو ٹھیک، ورنہ پھر میں اس کہانی کو ضائع کر دوں گا۔ اور یہ سوچ کر وہ باہر نکل پڑے۔ ایک دن جلد ہی گزر گیا اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر ایک دن پورا ہفتہ گزر گیا۔ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں ساتھ ساتھ کہانی پر بھی سوچتے رہے۔ آخری دن ان کے ذہن میں پوری کہانی آ گئی۔ دفتر سے آنے کے بعد انہوں نے شام کی چائے پی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ بہت پرجوش تھے۔ انہوں نے اپنی میز صاف کی اور فائل میں سے بحری قزاقوں کی کہانی نکالی تو دیکھا اس پر کہیں کہیں روشنائی گری ہوئی ہے۔ وہ کچھ حیران ہوئے، پھر انہوں نے صفحے پلٹے تو حیرت سے اچھل پڑے۔ انہوں نے اس کہانی کے 4 صفحے لکھے تھے مگر اب وہاں 8 نظر آ رہے تھے۔ وہ حیرت سے مسودے کو دیکھ ہی رہے تھے جس کے باقی صفحات کسی اور کے ہاتھ لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ 4 صفحوں بعد کسی نے لکھا تھا، مظہر صاحب آپ یہاں آ کر اٹک گئے اور کوشش کے باوجود کچھ نہیں لکھ سکے۔ اب آپ نے مسودہ ضائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ہمیں قبول نہیں، لہذا ہم خود اس کہانی کو مکمل کر رہے ہیں۔ یوں آپ کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی اور ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ تینوں قزاق اس طرح کشتیوں کو لوٹتے رہے مگر انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا اور دور نکل گئے تھے کیونکہ بچے کو اغوا کرنے کے بعد پولیس ان کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی۔ آخر وہ بچتے بچاتے ایک شہر کے کنارے نکل آئے۔ وہ بہت تھک گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے شہر میں گزاریں، وہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کشتی ایک محفوظ جگہ کھڑی کی، شریفانہ حلیہ بنایا اور بچے کو لے کر شہر میں آ گئے۔ شیر انہوں نے چڑیا گھر والوں کو بیچ دیا تھا۔ بچے جسے وہ عدی کہتے تھے اب 6 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ شہر آ کر بہت حیران تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد وہ پہلی دفعہ زمین پر آیا تھا اور انہوں نے ایک اچھے علاقے میں گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ روزانہ عدی کو ساتھ لے کر نکلتے اور اسے نئے کپڑے، مٹھائیاں اور کھلونے خرید کر دیتے اور ہنستے کھیلتے واپس آتے۔ وہ اسے کتابوں میں سے کہانیاں پڑھ پڑھ کر سناتے اور باغ میں لے جاتے جہاں طرح طرح کے جھولے لگے تھے۔ ان میں بیٹھ کر عدی خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ تینوں قزاق بھی بہت خوش تھے۔ زندگی کا یہ رخ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں وہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا کہ ایک صبح انہیں ٹن ٹن کی گھنٹا بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران ہو کر کمرے کے آگے کے باغیچے میں آئے تو بہت سارے بچوں کو دیکھا جو تیزی سے سڑک پار کر کے ایک اسکول میں داخل ہو رہے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکول کھل گئے تھے۔ سب بہت خوش تھے۔ عدی حیرت سے ان بچوں کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ ایک صبح
वो छुट्टी के वक्त अदी बाहर निकल आया और स्कूल के बच्चों को जाता देखता। वो इसे देखकर मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए गुजर रहे थे। एक दिन छुट्टी के बाद एक बच्चा इसके पास चला आया। दोनों बातें करने लगे। अदी ने इसे गमले में से फूल तोड़ कर दिए। इसने अदी को चॉकलेट खिलाई। यूं इनमें दोस्ती हो गई। एक दिन जब तीनों कज़ाक खाने के मेज़ पर बैठे थे, अदी ने अचानक सवाल किया, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता? इसका सवाल सुनकर तीनों एकदम खामोश हो गए। वो एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। फिर बड़ा कज़ाक बोला, तुम्हें ये ख्याल कैसे आ गया? मेरे दोस्त ने आज मुझसे पूछा था। वो कहानियाँ पढ़ सकता है लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। बड़े कज़ाक ने सर हिलाया और कहा, तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो तुम भी स्कूल जाओगे। बाकी दोनों कज़ाकों ने हैरत से इसे देखा। मगर ये दोस्त भी 6 साल का है, वो तो स्कूल जाता है। अदी ने फिर सवाल किया। अच्छा, हम तुम्हें जल्द ही स्कूल में दाखिल करवा देंगे, बड़े कज़ाक ने कहा। जब अदी रात को सो गया तो तीनों में बहस होने लगी। 2 कज़ाकों का कहना था, हमें ये शहर छोड़कर समंदर पर निकल जाना चाहिए, जबकि बड़ा कज़ाक कह रहा था कि हम भी और यहाँ रहेंगे और अदी को स्कूल दाखिल कराने में भी कोई हर्ज नहीं है। तीनों देर तक बहस करते रहे और फिर आखिर का ये फैसला हुआ कि वो अदी को स्कूल में दाखिल करवा देंगे। और फिर उन्होंने अदी को स्कूल में दाखिल करा दिया। वो बहुत ज़हीन था और शौक़ से पढ़ रहा था। दिन यूं ही गुजरते रहे। इसी तरह 1 साल गुजर गया। एक दिन दोनों कज़ाकों ने फिर बड़े कज़ाक से बात की। हमको अपने काम पर लौट जाना चाहिए, मगर उसने इनकार कर दिया। इसका कहना था कि हमने बहुत बुरी ज़िंदगी गुजारी है, अब हमें तौबा करके कोई और काम करना चाहिए। इसने दोनों को मछलियों का कारोबार करने की तजवीज़ दी। कुछ बहस व मुबाहिसे के बाद वो दोनों भी राज़ी हो गए कि हमें मछलियों का काम करना चाहिए। इन्होंने मुजरमाना ज़िंदगी छोड़ दी और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने लगे। वो अच्छे इंसान बन गए थे। कहानी पढ़कर मज़र साहब हैरान रह गए, लेकिन इन्होंने कहानी का अंजाम ज़रा मुख्तलिफ सोचा था। इन्होंने इसका आखिरी हिस्सा यूं लिखा। कज़ाकों ने बुरे काम छोड़ दिए थे। वो बाकी ज़िंदगी अमन सुकून से और नेक काम करके गुजारना चाहते थे, मगर वो इस बात से नावाकिफ़ थे कि पुलिस का एक सुराग रिसा इनकी तलाश में निकला हुआ है। आखिर एक दिन वो इस शहर में आ गया। जल्द ही इसने पता चला लिया कि वो तीनों इधर ही कहीं छुपे हुए हैं। एक रात पुलिस ने इनके घर पर छापा मारा और इन्हें पकड़ लिया। अगले दिन इन्हें अदालत में पेश किया गया। इन्होंने फ़ौरन अपना जुर्म कबूल कर लिया और अदालत से दरख्वास्त की कि अदी को ये ना बताया जाए कि हम कौन थे और अब कहाँ हैं, बल्कि ये कह दिया जाए कि हम लंबे सफ़र पर रवाना हो गए हैं। अदालत ने ऐसा ही किया। इन्हें लंबी सज़ा मिली। अब जेल में हैं और सख्त मुश्किल भरी कैद काट रहे हैं। अदी को इसके माँ बाप के हवाले कर दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है मज़र साहब ने आखिर में कहानी में इजाफ़ा क्यों किया? इसलिए कि वो इंसाफ पर यकीन रखते थे। कोई मुजरिम तौबा करके इसके जराइम और गुनाह से माफ़ी नहीं हासिल कर सकता। इसे अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ती है। कहते हैं दुनिया में वही मुआशरे कामयाब होते हैं जहाँ इंसाफ की हुक्मरानी होती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।